हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मोई के सामने उस छोटी सक्यूबस के बाद पहली बार ऐसे मॉन्स्टर आते हैं जो लिन मोई के चंगुल से बच जाते हैं। लेकिन ये मॉन्स्टर जिस दिशा से आए थे उस तरफ जाने पर लिन मोई के हाथों एक बहुत बड़ा खजाना यानी पूरी की पूरी मॉन्स्टर सिटी हाथ लग जाती है, जिसके अंदर जाकर लिन मोई वहां पर मौत का तांडव मचाता है। फिर उसी सिटी में मौजूद टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मदद से दूसरी सिटी में जाता है और फिर वहां की हालत भी बिल्कुल पहली सिटी जैसी ही हो जाती है और बिल्कुल वैसा ही एक और सिटी के साथ होता है। लेकिन उसके बाद जब टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पर लिन मोई जाता है तो वहां पर सिर्फ एक ही जगह पर जाने का नाम दिखाई देता है, जो कि एक डीमन किंग के सीधे कंट्रोल में मौजूद सिटी होती है। तो जैसे ही लिन मोई वहां पर टेलीपोर्ट होकर पहुंचता है तो जाते ही सबसे पहले एक ताकतवर मुक्का उस पर पड़ता है। लेकिन सौभाग्य से ये उस डीमन किंग का डुप्लीकेट होता है, जिसकी वजह से लिन मोई जैसे तैसे करके उसे मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब उसके बाद खुद डीमन किंग वहां पर आने लगता है तो लिन मोई पूरे शहर में जहर फैलाकर तैयार खड़ा रहता है और उस डीमन किंग के आते ही अब इस टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करके वहां से निकल जाता है। फिर जैसे ही गॉड बाय के पास पहुंचता है तो वे लिन मोई की कहानी सुनने के बाद उस पर मौजूद मौत के ऑरा को कंट्रोल करने के लिए लिन मोई को थोड़े दिन लड़ाई से दूर रखते हैं। फिर गॉड बाय लिन मोई को लेकर किसी खून से भरी जमीन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर पहुंचते ही वहां मौजूद एक गॉड लेवल प्रोफेशन गॉड बाय से दुश्मनी की वजह से उन पर हमला कर देता है, जिसमें गॉड बाय उन्हें रोक लेते हैं। लेकिन एक हमला जाकर नीचे जमीन पर पड़ता है तो उसकी वजह से लिन मोई के अंदर मौजूद अपरिचित जाग जाता है। तो लिन मोई तुरंत जलती हुई आंखों के साथ रेड सर्कल वाला हाथ ऊपर करके पूरे गुस्से में स्लो कर स्किल का इस्तेमाल करता है। तो नीचे से जंजीरें ऊपर मौजूद उन गॉड लेवल प्रोफेशन की ओर फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगती है। लेकिन उन्हें आती हुई देखकर वे गॉड लेवल प्रोफेशन खुशी के मारे स्माइल करने लगते हैं और दांत दिखाकर सवाल उठाते हुए कहते हैं, श्राप। फिर जैसे ही जंजीरें उन तक पहुंचने आती है तो वे तुरंत अपने अंदर मौजूद काला औरा बाहर निकालते हैं और तलवार घुमाते हैं तो उसको छूकर ही वे सारी जंजीरें बिखर जाती है। लेकिन उन बिखरती हुई जंजीरों के अंदर से होता हुआ पानी की तरह दिखने वाला सांप की तरह लहराता हुआ सोल फ्लेम का हमला उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है। तो जैसे ही ये बार जाकर उन पर पड़ता है तो इसके आगे तो गॉड लेवल प्रोफेशन की भी हालत बिल्कुल कसाई के हाथ में मौजूद बकरे की तरह हो जाती है। तो वे भी आह की आवाज के साथ आंखें बंद करके जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। फिर अगले ही पल दर्द के मारे घोस्ट राइडर की तरह जलते हुए सर के साथ ऊपर आसमान से सीधे नीचे जमीन की ओर गिरने लगते हैं। लेकिन जमीन तक पहुंचते पहुंचते सोल फ्लेम की आग चली जाती है। तो आराम से नीचे उतरकर अपना सर पकड़े हुए मन में कहते हैं, कितना दर्दनाक था। क्या ये एक ऐसा हमला है जो आत्मा को अपना टारगेट बनाता है। लेकिन जैसे ही अपना होश संभाल कर आंखें खोलते हैं तो आसपास जहरीला धुआं फैला हुआ दिखाई देता है। तो उसकी ओर देखकर टेंशन के मारे सवाल उठाते हुए आगे कहते हैं, और यहाँ पर जहर भी मौजूद है। लेकिन खेल यहीं पर खत्म नहीं होता। तो जैसे ही सर ऊपर करके आसमान की ओर देखते हैं तो वहाँ उन्हें वापस उड़ने से रोकने के लिए ऊपर से कई सारे अलग अलग तत्व से भरे हमले आते हुए दिखाई देते हैं। तो अब अपने कंट्रोल में वापस लौटे हुए अंकल लड़ाई करने के लिए अपनी तलवार उठाते हैं और उन आ रहे हमलों की ओर अपनी तलवार का ताकतवर वार घुमाकर मारते हैं। तो वे सभी हमले उससे टकराकर गायब होने लगते हैं और वे लिन मोई की तारीफ करते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे बच्चे, तुम में कुछ तो बात है। लेकिन वहां सामने अपना हमला नाकामयाब जाता हुआ देखकर लिन मोई के अंदर बैठा अपरिचित और भी ज्यादा गुस्सा होकर पूरे शरीर की नस खींच डालता है और वापस हाथ में सोल फ्लेम की आग लेकर आगे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक हाथ आकर उसके कंधे पर पड़ता है। तो तुरंत लिन मोई वापस नींद में से जागकर अपने शरीर का कंट्रोल अपरिचित से वापस ले लेता है और तुरंत पीछे गॉड बाय की ओर देखकर लिन मोई गलतफहमी दूर करने के लिए थोड़े टेंशन वाले चेहरे में सफाई देने जाते हुए कहता है, मास्टर वो मैं। लेकिन गॉड बाय स्माइल के साथ सामने कहते हैं, अपने स्केलेटन बाहर ही रखो। तो अब यहाँ मैदान में एक तरफ गॉड बाय लिन मोई के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ वे अंकल अपने पर्पल ऑरा के साथ मौजूद है, जिन दोनों के बीच में कई सारे स्केलेटन मौजूद हैं। तभी गॉड बाय आवाज लगाकर कहते हैं, ओल्ड मॉन्स्टर, तुमने बहुत लड़ाई कर ली, अब यहाँ पर आओ।
लेकिन वहां पर सामने दिखाई देता है कि वे अंकल पूरे जहर से भरे हुए जलती हुई आंखों के साथ बिल्कुल लिन मुई की तरह ही दिखाई देते हैं और वे शांति के बजाय फुल स्पीड में आगे बढ़ते हैं। जो मैदान के बीच में आकर दोनों हाथ फैलाते हैं और अपनी एनर्जी का फोर्स एक्टिवेट करते हैं तो उनके ऊपर और मैदान में मौजूद सारा जहर गायब हो जाता है। फिर वे अंकल लड़ाई में से बाहर निकलकर आगे आते हैं और गॉड बाय को जाकर पूछते हैं, ये तुम्हारा स्टूडेंट है? तो सामने गॉड बाय गर्व से भरे बड़ाई मारने वाले चेहरे में कहते हैं, कैसा है वो? मेरा डिसाइपल बुरा नहीं है कि नहीं? तो ये सुनकर वे अंकल लिन मुई की ओर देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं, बुरा नहीं है? फिर मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, एक आम लेवल 39 गॉड लेवल के एक्सपर्ट पर हमला करने की हिम्मत करता है। मुझे लगता है कि उसे मौत कैसे लिखा जाता है ये अभी तक किसी ने सिखाया नहीं। तो ये सुनकर गॉड बाय गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा तो है नहीं कि तुम देख नहीं पा रहे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर उन हाथ मोड़कर खराब चेहरे में खड़े अंकल की ओर देखकर गॉड बाय उनके बारे में जानकारी देते हुए लिन मोयू को कहते हैं, इस बंदे को यान कुआंगशेंग कहा जाता है। उसका प्रोफेशन डिवाइन वॉरियर है, लेवल 95। और नीचे नोटिफिकेशन में भी बिल्कुल वही जानकारी दिखाई देती है। तो सिर्फ ये नाम सुनकर ही लिन मुई के चेहरे का रंग उड़ जाता है और टेंशन के मारे पसीने के साथ खुले हुए मुंह में सर कसकर उन अंकल का असली सनकी चेहरा सोचकर मन में कहता है, यांग कुआंगशेंग, मैंने उनके बारे में किताबों में पढ़ा है। वे मास्टर बायशेन के लेवल पर ही मौजूद है। फिर उनके कारनामे के बारे में बताते हुए आगे कहता है, उन्होंने एक बार अकेले ही एक साथ 3 डीमन किंग से मुकाबला मोल ले लिया था, जिसमें एक डीमन किंग को मार डाला और बाकी बचे दोनों को बहुत गंभीर तरह से जख्मी कर दिया था। मैंने नहीं सोचा था कि वे यहाँ पर मौजूद होंगे। फिर अगले ही पल तुरंत लिन मोयू एक हाथ सीने पर रखकर नीचे झुकता है और नमस्ते करते हुए कहता है, जूनियर लिन मोयू सीनियर यान को नमस्ते करता है। तो सामने वे ज्यादा कुछ जवाब ना देते हुए करते हैं। फिर वे अंकल अपने पीछे खड़े गॉड बाय की ओर चेहरा करके सवाल उठाते हुए कहते हैं, तुम अपने डिसाइपल को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तो ये सुनकर सामने गॉड बाय जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इस बच्चे ने कई सारे डीमन को मार गिराया है, जिसकी वजह से अब उसके अंदर बहुत सारा मौत का ऑरा भरने से वो करप्ट हो गया है। इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। तो ये बात सुनते ही वे अंकल तुरंत पीछे गॉड बाय की ओर मुड़ते हैं और किसी चीज़ के बारे में बात करते हुए कहते हैं, क्या वो सिर्फ एक चीज़ ही नहीं है? उसे सिर्फ अपने पास पड़ा रहने देने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सुनने के बाद गॉड बाय आंखें बंद करके सर थोड़ा नीचे करते हैं और जवाब देते हुए कहते हैं, तुम्हारी मेरे उस खजाने में दिलचस्पी है? मुझे लगता है कि तुम दिन दहाड़े खड़े खड़े सपना देख रहे हो। फिर आगे कहते हैं, उसके अलावा तुम्हारे जूनियर को मुश्किलें आ रही है, तो क्या तुम्हारे जैसे सीनियर को एक प्रामाणिक कदम नहीं उठाना चाहिए? लेकिन गॉड बाय की बात सुनने के बाद वे अंकल तुरंत पीछे मुड़ जाते हैं और नकारते हुए कहते हैं, अगर ये किसी और का डिसाइपल होता तो फिर भी मैं कुछ बातचीत करके आगे सोच सकता था, लेकिन जबकि ये तुम्हारा डिसाइपल है तो भूल जाओ। तो अब ये बात सुनकर गॉड बाय का चेहरा थोड़ा खराब होने लगता है और कहते हैं, तुम अब हद से बाहर जा रहे हो। फिर आगे कहते हैं, यंग लिन सभी जूनियर्स में सबसे बेस्ट जीनियस है। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि उसे ये किलिंग ऑरा कैसे मिला? लेकिन ये सुनकर भी अंकल तैयार नहीं होते और वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते हाथ हिलाकर कहते हैं, उसका मेरे साथ क्या लेना देना है? लेकिन उनके मन में तो फिर भी सवाल पर सवाल ही खड़े होते रहते हैं और कहते हैं, ये बच्चा एक छोटा सा लेवल 39 इतना भारी किलिंग ऑरा कैसे ले आया? ये किलिंग ऑरा उसके लेवल से कई गुना ज़्यादा आगे है। तो जैसे जैसे उन अंकल के कदम आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे पीछे आराम से हाथ क्रॉस करके खड़े गॉड बाय खुद ही बताने लगते हैं। कहते हैं, ये बच्चा अकेला अबिस की दुनिया में चला गया था। वहाँ पर जाकर उसने 3 डीमन सिटी में कत्लेआम मचा दिया। फिर जैसे ही गॉड बाय आगे कहते हैं, ऊपर से उसने एक डीमन किंग के क्लोन को भी मार गिराया। तो ये सुनते ही आगे बढ़ रहे अंकल का दिमाग शॉक में पड़ जाता है और चौंक कर मन में कहते हैं, क्या? फिर तुरंत सर पीछे करके सवाल उठाते हुए लिन मोई को कहते हैं, तुम कह रहे हो कि तुमने अब इसमें जाकर 3 सिटी में सबको मार डाला और यहाँ तक कि डीमन किंग के डबल को भी मार गिराया? तो ये सुनकर जवाब देते हुए लिन मोई बिना एक्सप्रेशन के कहता है,
हाँ, फिर आगे डीमन किंग के बारे में पूरी बात बताते हुए कहता है, मैंने 4 पंखों वाले जंगली बुल किंग के क्लोन को मार गिराया और जब तक उसका असली शरीर आ सके उससे पहले उसके पूरे रॉयल डीमन सिटी में पॉइजन स्टार रिंग से जहर भर दिया। तो अब लिन मुई से बात कंफर्म करने के बाद अंकल मन ही मन बातें करते रहते हैं। कहते हैं, पॉइजन स्टार रिंग, क्या ये वही स्किल है जो अभी उसने मुझ पर इस्तेमाल की थी? फिर उस स्किल की ताकत के बारे में आगे कहते हैं, ये पावर यहाँ तक कि एक लेवल 60 डीमन के लिए भी उसे सहन करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा लगता तो नहीं कि वो झूठ बोल रहा हो। फिर पीछे मुड़कर वापस लिन मुई की ओर जाते हुए मन में आगे कहते हैं, ये बच्चा, इसे अब और जीनियस नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये बेसिकली पूरा का पूरा मॉन्स्टर है। क्योंकि मैं भी पक्का लेवल 39 पर ये सब बिल्कुल नहीं कर पाता। फिर अपनी हार मानते हुए आगे कहते हैं, मुझे मानना तो पड़ेगा कि ये बच्चा मेरे और बाई युआन से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी गॉड बाय आंखें खोलकर अंकल की ओर देखते हुए सवाल उठाकर कहते हैं, कैसा है ये? क्या ये जूनियर तुमसे उस चीज़ का इस्तेमाल करवाने के लायक है? तो ये बात सुनकर अंकल तुरंत आंखें छोटी करके सर नीचे करते हैं और जवाब देते हुए कहते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो सामने गॉड बाय भी सर नीचे करके उनकी ओर देखते हुए कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, मैं तुम्हारी एक तो क्या 10 शर्तें भी मानने के लिए तैयार हूँ। तो गॉड बाय से परमिशन मिलते ही अंकल तुरंत लिन मुई की ओर उंगली करते हैं और अपनी शर्त बताते हुए कहते हैं, मेरी शर्त है कि उसे मेरा डिसाइपल बनना होगा। लेकिन अगले ही पल सभी के ख्यालों से बिल्कुल अलग ही गॉड बाय गोल्डन लाइट में चमकते हुए लिन मुई के कंधे पर हाथ रखकर जवाब देते हुए कहते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये सुनकर लिन मुई और अंकल दोनों शॉक में पड़ जाते हैं। लिन मुई चौंक कर हाँ करता हुआ गॉड बाय की ओर देखने जाता है, जबकि अंकल उसी अचंभे में पड़े हुए गॉड बाय से सवाल कंफर्म करवाने के लिए कहते हैं, क्या तुमने मेरी बात ठीक से सुनी तो है ना? तो अगले ही पल गॉड बाय अपना जवाब बदलने के बजाय आगे अंकल की ओर जाने लगते हैं। तो पीछे से लिन मोयू टेंशन के मारे सोच में पड़ा पड़ा हाथ हिलाने लगता है। लेकिन गॉड बाय कहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक जीनियस के लिए एक से ज़्यादा मास्टर का होना एक आम बात है। फिर तुरंत सामने जाकर गॉड बाय अंकल के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बस तो फिर अब सब कुछ तय हो गया है। आशा है कि तुम्हारे जैसा एक गॉड लेवल का पावर हाउस अपनी कही गई बात पर अड़िग रहेगा। तो ये सुनकर अंकल के चेहरे पर सारे एक्सप्रेशन साफ साफ दिखाई देने लगते हैं, जो गॉड बाय की ओर दांत कस कर छोटी छोटी आंखों में देखते हुए मन में गाली देकर कहते हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे इस बंदे ने उल्लू बना दिया है। तो अब अंकल आगे कुछ कर तो सकते हैं नहीं, तो तुरंत अपना गुस्सा गॉड बाय पर निकालते हुए अपना हथियार घुमाकर मारते हैं, जो गॉड बाय के हाथ से टकराता है और गॉड बाय को कहते हैं, भागो यहाँ से। तो गॉड बाय खुशी खुशी वहाँ से पीछे की ओर जाते हुए अंकल को कहते हैं, मैं अब जा रहा हूँ और यंग लिन को तुम्हारे हाथों में सौंप कर जाता हूँ। फिर गॉड बाय के जाते ही अंकल पीछे मुड़कर हाथ ऊपर करते हैं और लिन मोयू को कहते हैं, यंग मैन मेरे साथ आओ। तो सामने लिन मोयू कहता है, ठीक है यान मास्टर। यानी अब ये अपने दूसरे मास्टर बन गए हैं, जिनको शॉर्ट में हम सनकी मास्टर कहकर बुलाएंगे। फिर सीन चेंज होकर एक छोटी सी झोपड़ी पर आकर रुकता है, जहाँ पर पहुंचकर अपने सनकी मास्टर लिन मोयू को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं, कुछ समय के लिए यहाँ पर रहो। तो सामने लिन मोयू कहता है, ठीक है। फिर सवाल उठाते हुए कहता है, मास्टर किलिंग ऑरा के बारे में क्या? तो तुरंत अपने सनकी मास्टर पीछे लिन मोयू की ओर डार्क पर्पल क्रिस्टल फेंकते हैं, जो लिन मोयू कैच करने जाता है। तब मास्टर इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं, अपना किलिंग ऑरा इस डिवाइन स्टोन के अंदर डाल दो। और बात रही उसे कंट्रोल कैसे करना है, तो वो मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, तुम्हें खुद उसे अपने आप ही पता लगाना होगा। तो जैसे ही लिन मोयू उस चीज़ को अपने हाथ में लेकर उसकी नोटिफिकेशन देखता है, तो उसमें पता चलता है कि ये एक डोमेन डिवाइन स्टोन है, जो डोमेन बना सकता है। तभी मास्टर आगे बात करते हुए कहते हैं, तुम्हें अभी के लिए डोमेन क्या है उसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए तुम्हें जो करना है वो बस इतना है कि तुम्हें अपने खुद के मौत के ऑरा को कंट्रोल कैसे किया जाए, यही सीखना है। तो ये सुनकर लिन मोयू उस स्टोन को कसकर हाथ में पकड़ता है और मन में कहता है, मैं इसे कंट्रोल कैसे करूँगा?
फिर अपने ऑरा को निकालते हुए मास्टर पर मौजूद ऑरा देखकर आगे कहता है, मास्टर यान पर मौजूद मौत का ऑरा बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इसका कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि अभी तक मुझे उसके बारे में समझ नहीं आया कि वो किया कैसे जाए। लिन मुयू फिर सन की मास्टर के किलिंग ऑरा की ओर गौर करता है तो उसे और भी ज़्यादा बातें क्लियर होती है और मन में कहता है, मास्टर का किलिंग ऑरा अभी बाहर निकालकर काम में लाया जा सकता है। फिर लिन मुयू पीछे मुड़कर अपने अंदर से अनियंत्रित तरीके से बाहर निकल रहे किलिंग ऑरा की ओर देखकर कहता है, मास्टर ने इसे कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया होगा। तो अब लिन मुयू अपने लिए सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करता है और नीचे आंखें बंद करके ध्यान करते हुए दिमाग पर जोर डालता है और मन में कहता है, मेरा सबसे ताकतवर एट्रीब्यूट स्पिरिट है, तो क्या मुझे किलिंग ऑरा को कंट्रोल करने के लिए अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे ही लिन मुयू अपने सोचे हुए तरीके को आजमाने के लिए स्पिरिट का इस्तेमाल करना शुरू करता है तो उस डार्क ऑरा के नीचे से गोल्डन ऑरा भी निकलना शुरू हो जाता है और लिन मुयू मन में कहता है, अगर मास्टर ये कर सकते हैं तो मैं भी पक्का ये कर सकता हूँ। तो अब उस डोमेन डिवाइन स्टोन की मदद से लिन मुयू अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल करके उस गोल्डन ऑरा के साथ अपने अंदर से बाहर निकलकर हर दिशा की ओर खुले सांड की तरह भाग रहे किलिंग ऑरा को पकड़ने की कोशिश करता है। तो लिन मुयू को इस तरह से अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए देखकर दूर खड़े मास्टर मन में कहते हैं, स्पिरिट का इस्तेमाल करके कंट्रोल करने की कोशिश, ये बड़ा दिलचस्प तरीका है। लेकिन फिर दिल से कहते हैं, मैं आशा करता हूँ कि तुम इसमें कामयाब हो पाओ। तो अब लिन मुयू लगातार हर रोज अपनी उसी जगह पर बैठकर उस जंगली जानवर की तरह यहाँ वहाँ भाग रहे किलिंग ऑरा को कंट्रोल करने की पूरी ताकत से कोशिश करता रहता है। तो कुछ दिनों तक लिन मुयू के लगातार मेहनत से भरे प्रयास की ओर देखकर खराब मुंह में हाथ क्रॉस करके खड़े अपने सन की मास्टर भी लिन मुयू की तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक पाते और कहते हैं, कई दिन गुजर चुके हैं, इस बच्चे की विल पावर सचमुच बहुत ताकतवर है। फिर एक पल के लिए गॉड बाई की भी तारीफ कर देते हैं, कहते हैं, बिल्कुल जैसा सोचा था उस बूढ़ी चीज़ के पसंद किए हुए डिसाइपल से। और इसी तरह से लगातार 10 दिनों तक कोशिश करते रहने पर आखिरकार जाकर लिन मुयू अपने गोल्डन ऑरा की मदद से उस डार्क किलिंग ऑरा को कंट्रोल करके एक सीधे रास्ते पर लाने में कामयाब हो जाता है। तो अपनी स्पिरिट की मदद से किलिंग ऑरा को कंट्रोल करते ही लिन मुयू आंखें खोलकर तुरंत कहता है, कामयाब हो गया। फिर जैसे ही लिन मुयू उस गोल्डन ऑरा की मदद से किलिंग ऑरा को उस डोमेन डिवाइन स्टोन के अंदर डालने की कोशिश करता है तो तुरंत सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें दिखता है कि एक स्किल जगाई जिसका नाम है स्लॉटर डोमेन। भाई साहब, अपने भाई के तो डोमेन का नाम ही खून खराबा है। लेकिन आगे बताता है कि अभी मौजूदा लेवल पर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन लिन मुयू की सक्सेस की ओर देखकर अपने सन की मास्टर बहुत चौंक जाते हैं और कहते हैं, मैंने नहीं सोचा था कि वो हकीकत में कर देगा। फिर मन में अपने इतिहास के बारे में बताते हुए कहते हैं, यहाँ तक कि भूतकाल में मुझे भी किलिंग ऑरा को कंट्रोल करने में पूरे 3 महीने का समय लगा था। फिर लिन मुयू की स्पीड को देखते हुए कहते हैं, इस कदम तक पहुंचने में सिर्फ 10 दिन ही लिए। आखिरकार उसकी स्पिरिट इतनी तो कितनी ताकतवर है। तो जैसे ही मास्टर लिन मुयू के करीब आते हैं तो तुरंत लिन मुयू खड़ा होकर एक हाथ सीने पर रखता है और मास्टर कहते हुए नीचे झुकता है। तो सामने अपने सन की मास्टर लिन मुयू को समझाते हुए कहते हैं, मेरे साथ इन सभी फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक हाथ ऊपर करके सवाल पूछते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें डोमेन स्किल मिली। तो लिन मुयू खड़ा होकर अभी भी वैसे ही पहले वाले डार्क फेस में कहता है, स्लॉटर डोमेन, लेकिन मैं अभी उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो ये सुनकर पहली बार अपने सन की मास्टर के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल दिखाई देती है और वे कहते हैं, बिल्कुल, तुम्हारा लेवल अभी बहुत कम जो है। फिर आगे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं, अभी तुम्हें जो काम करना है वो सिर्फ इतना है कि तुम्हें अपना सारा किलिंग ऑरा इस डोमेन डिवाइन स्टोन में डाल देना है। एक बार ये पूरा भर जाएगा उसके बाद तुम अपनी स्किल का इस्तेमाल कर पाओगे। फिर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते हाथ हिलाकर कहते हैं, तुम जारी रखो, मैं यहाँ से जाता हूँ पहले। तो लिन मुयू कहता है, जी मास्टर। लेकिन वहाँ जाते हुए मास्टर अपने मन में कहते हैं, ये बच्चा बहुत मेहनती है, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। तभी सीन चेंज होकर अपने बगीचे में पहुँचता है जहाँ पर रात के शांत माहौल में बैठे बैठे गॉड बाय चाय पीते हुए कहते हैं,
ओल्ड मैंग, क्या तुम्हें लगता है कि यंग लिन कामयाब हो जाएगा? तो सामने मैंग आनमिन भी चाय पीते पीते जवाब देते हैं। कहते हैं, तुम अभी भी उसके बारे में चिंता कर रहे हो? फिर कहते हैं, उसके अलावा वहाँ पर ओल्ड कुआंग मौजूद है, तो वहाँ पर चिंता करने की क्या ज़रूरत है? तो अपने सन की मास्टर का नाम सुनकर गॉड बाय का चेहरा खराब होने लगता है और आंखें बंद करके दांत कसते हुए सर नीचे करते हैं और कहते हैं, "हं, मैंने उसे एक बहुत अच्छा डिसाइपल इतनी आसानी से यूं ही रखने दिया।" तो गॉड बाय की बात सुनकर मैंग आनमन हंसने लगते हैं और आंखें बंद करके कहते हैं, ठीक है, अब तुम्हें यंग लिन के दूसरे जॉब चेंज के लिए तैयारी करनी चाहिए। जब वो वापस लौट कर आएगा तब उसके लेवल अप का समय होगा। तो सामने गॉड बाय भी आंखें खोलकर स्माइल के साथ कहते हैं, चिंता मत करो, मैंने सब कुछ तैयार करके रखा है, अब बस उसके वापस लौटने की ही देर है। तभी वहाँ और 10 दिनों बाद जहाँ लिन मुई बैठा बैठा अपना काम किए जा रहा है, वहाँ अब उसके आसपास बिल्कुल भी डार्क ऑरा नहीं दिखाई देता और सिर्फ गोल्डन ऑरा ही दिखाई देता है। और जैसे ही लिन मुई आखिरी बचा किलिंग ऑरा उस डिवाइन स्टोन में डाल देता है, तो फिर उस चमकते हुए डिवाइन स्टोन की ओर देखकर कहता है, आखिरकार सारा किलिंग ऑरा उसमें चला गया। फिर अपने शरीर पर अपना कंट्रोल देखने के लिए सर नीचे करके हाथ की ओर देखता है और मुक्का कसता है, तो जैसे गोल्डन लाइट के साथ सारा कंट्रोल उसके हाथ में मौजूद हो वैसा महसूस होता है। तो तुरंत लिन मुई उसी मुक्के के साथ खड़ा होकर अपना सारा किलिंग ऑरा बाहर निकालता है। तो इस बार किलिंग ऑरा लिन मुई से जुड़कर उसे पागल करने के बजाय पूरा उसके कंट्रोल में रहकर उसके इशारे पर चलता है। तो लिन मुई कहता है, बिल्कुल सही, तो फिर अब मुझे किलिंग ऑरा से और ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये सारा किलिंग ऑरा अब मेरे कंट्रोल में है। तभी वहाँ सामने से अपने संकी मास्टर आते हुए दिखाई देते हैं। तो उनकी ओर देखकर लिन मुई कहता है, मास्टर, आप वापस लौट आए? लेकिन सामने से आ रहे मास्टर कोई भी जवाब नहीं देते। वहाँ पर दिखाई देता है कि हाथ पर जख्म लगे हुए मास्टर एक कपड़े की छोटी सी पोटली लेकर आ रहे हैं, जिसमें से खून की धारा बहने के साथ इतना गहरा लाल ऑरा निकलता है कि उसकी ओर देखकर लिन मुई मन में कहता है, इतनी खतरनाक खून की स्मेल, ये तो उन डीमन सिटी में मौजूद स्मेल से भी बुरी है। तभी सन की मास्टर उस पोटली को लिन मुई की ओर फेंकते हैं और कहते हैं, खा लो इसे, अभी कच्चा। तो जैसे ही लिन मुई उस खून निकलती हुई पोटली को हाथ में पकड़ता है तो उसका हाथ भी खून वाला हो जाता है और मास्टर को जवाब देते हुए कहता है, हाँ। फिर तुरंत उस पोटली में मौजूद मांस का टुकड़ा बाहर निकालकर मास्टर के कहे मुताबिक सीधा दांतों से फाड़कर खाना शुरू कर देता है। तो ऐसे लिन मुई को बिना सवाल के कहे मुताबिक करता हुआ देखकर मास्टर पूछते हैं, क्या तुम पूछना नहीं चाहोगे कि ये क्या है? तो सामने लिन मुई खाते खाते कहता है, मुझे ये मास्टर ने दिया है, तो सवाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर अगले ही पल खुद मास्टर ही सामने से बताना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इस जगह के बारे में बताते हुए कहते हैं, इस जगह को खून की ज़मीन कहा जाता है। ये एक स्वतंत्र जगह है, प्राचीन समय की निशानी। फिर एक मॉन्स्टर के बारे में सोचकर आगे कहते हैं, यहाँ से 10,000 मील दूर वहाँ एक जंगली जानवर रहता है जिसे खून का प्यासा अजगर कहा जाता है। तुम अभी उसका मांस खा रहे हो। तो मास्टर की इस बात को सुनकर लिन मुई मास्टर के हाथ की ओर देखता है और मन में कहता है, यानी मास्टर उन जानवरों से लड़ने के लिए गए थे। फिर घाव की ओर देखकर मास्टर को कहता है, मास्टर, क्या आपको चोट लगी है? तो जवाब देते हुए मास्टर दूसरा हाथ ऊपर करके कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। खून के प्यासे अजगर गॉड लेवल के जंगली जानवर होते हैं। अगर मुझे उनका मांस चाहिए तो मुझे कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। फिर आगे कहते हैं, मैं यहाँ पर कई दशकों तक रहा हूँ और उन सभी से न जाने कितनी बार लड़ाई की है, तो अब इन सब की मुझको कब की आदत लग चुकी है। तो ये सुनकर लिन मुई मांस खाता खाता मन में कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि मास्टर मेरे लिए जाकर गॉड लेवल के जंगली जानवर से मुकाबला करेंगे। तभी वहाँ सामने अपने सन की मास्टर के चेहरे पर थोड़ी सनकी सी स्माइल आती है और कहते हैं, खत्म कर लिया? इसे खत्म करने के बाद मजे करने के लिए तैयार हो जाओ। तो मास्टर की बात सुनकर अभी अभी खाना खत्म करके मुंह साफ करता हुआ लिन मुई सवाल उठाते हुए कहता है, मजे करने के लिए? लेकिन तभी अचानक उस मांस के शरीर में जाते ही जैसे उस मांस में मौजूद खून की एक एक बूंद लिन मुई की चमड़ी को चीरकर उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो वैसा महसूस होता है। तो लिन मुई आह की आवाज के साथ दांत कसकर चिल्लाने लगता है और मन में कहता है, बहुत दर्दनाक है। मेरे शरीर में अभी ऐसा महसूस हो रहा है
जैसे अंदर से 10,000 सुइयां चुभ रही हो। तब जाकर लिनमोई को सन की मास्टर का मजा क्या है वो समझ में आता है। वहां लिनमोयू पूरा खून से भरा दर्द के मारे नीचे झुककर बैठ जाता है और उसकी ओर देखकर मास्टर उस चीज से जुड़ी हुई किसी दवाई के बारे में बात करते हुए कहते हैं, तुमने पहले जादुई दवाई का इस्तेमाल किया होगा, है ना, जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स 200 पॉइंट से बढ़ जाते हैं। उसको बनाने के लिए इसी खून के प्यासे अजगर के मांस और खून का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसमें असर काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर तुम्हें ज़्यादा असर चाहिए तो सीधी सी बात है कि तुम्हें उसे कच्चा ही खाना चाहिए। फिर सन की मास्टर अपने अंदाज में लिनमुई को हौसला देते हुए कहते हैं, अगर तुम दर्द को झेल नहीं पाओगे तो तुम ताकतवर बनने के लायक कैसे बनोगे। ये टॉप लेवल के खून के प्यासे अजगर का मांस है, इसकी तुलना उन सामान्य जादुई दवाइयों के साथ नहीं की जा सकती। फिर दूसरे जॉब चेंज के बारे में बात करते हुए आगे कहते हैं, तुम जल्द ही दूसरे जॉब चेंज के लिए जाने वाले हो, तो अगर तुम अपने एट्रीब्यूट्स अभी बढ़ा लेते हो तो दूसरे जॉब चेंज का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो मास्टर के इतने जोश से भरे भाषण के बाद लिनमोयू मॉन्स्टर की तरह लाल हुई आंखों के साथ पूरे शरीर में दर्द से भरा मुक्का कसकर ऊपर होने की कोशिश करता है और तभी नोटिफिकेशन में दिखता है कि उसकी स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन, एजिलिटी और स्पिरिट में 3 अंकों की बढ़ोतरी होने जा रही है। तभी अपने सन की मास्टर वापस एक बार अपने गॉड बाई की तारीफ करते हुए थोड़ी स्माइल के साथ कहते हैं, तुम्हारे मास्टर ने पहले ही तुम्हारे लिए वो निर्वाणा क्रिस्टल या जो कुछ भी है वो तैयार करके रखा होगा। उन सब चीज़ों में वो बूढ़ा आदमी काफ़ी भरोसेमंद है। फिर लिनमुई को कहते हैं, लेकिन तुम खुद पहले इटर्नल ट्रेल में जाकर आए हो, है ना, तो क्या तुम्हें तुम्हारी डिविनिटी की पावर मिली? क्या वो लेवल 5 पर है? तो वहाँ नीचे लिनमुई अभी भी पूरे शरीर में दर्द के साथ खून भरी लड़ाई करते हुए मास्टर के सवाल का जवाब देने के लिए दांत कसते हुए हिम्मत जुटाकर धीरे से कहता है, मुझे वो मिल गई है, लेवल 3-9। तो वापस यहाँ पर भी बिल्कुल पहले की तरह ही गलतफहमी हो जाती है और ये मास्टर भी सर पकड़कर गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, हाँ, सिर्फ लेवल 3, ये तो बड़े दुख की बात है। फिर कहते हैं, हालांकि हर लेवल पर डिफरेंस तो सिर्फ 1% ही होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बीच का गैप भी बहुत बढ़ता जाएगा। तो वहाँ नीचे एक तरफ तो दर्द के मारे कुछ बोला नहीं जा रहा, फिर भी यहाँ पर ऐसी गलतफहमियां हो रही है कि लिनमुई को बोलना पड़ता है। तो वापस हिम्मत जुटाकर मास्टर को सही करते हुए कहता है, मास्टर, ये लेवल 3 नहीं है, ये लेवल 3-9 है। तो जैसे ही मास्टर को लिनमुई की बात ठीक से समझ में आती है तो तुरंत उनके हाथ में से हथियार गिर पड़ता है और पूरे के पूरे कांपते हुए मास्टर चौंक कर लिनमुई को सवाल पूछते हुए कहते हैं, कैसे? तुमने ये किया कैसे? तो ये सुनकर अब धीरे धीरे अपने दर्द पर कंट्रोल पाता हुआ लिनमुई हांफता हुआ पसीने के साथ कहता है, मैं गॉड्स चोजन सीक्रेट रैम के अंत तक पहुंच गया था। तो अब ये बात सुनकर अपने सन की मास्टर के मन में वापस गॉड बाय को लेकर बातें शुरू हो जाती है और कहते हैं, क्या लड़का है ये, और वो ओल्ड बाय सचमुच जानता है कि चीज़ें छुपा कर कैसे रखते हैं। तो अब लिनमुई की डिविनिटी की पावर के बारे में सुनकर मास्टर एक हाथ ऊपर करके कहते हैं, अब जबकि तुम्हारी डिविनिटी की पावर इतनी ज़्यादा है तो मुझे प्लान में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। फिर एक बार सामने सारा दर्द सहन करके वापस खड़े हुए लिनमुई की ओर देखकर सवाल उठाते हुए कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? तो अचानक ऐसा सवाल सुनकर लिनमुई को समझ नहीं आता कि क्या जवाब दूँ। तो कहता है, मुझे नहीं पता। तो वापस अपने सन की मास्टर वही सन की वाली स्माइल देते हैं और कहते हैं, जिंदगी और मौत के बीच में बहुत बड़ा डर रहता है। वे सभी जो कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता वे सभी झूठ बोल रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, तो फिर चलो मैं तुम्हें वापस सवाल बदल कर पूछता हूँ, अगर तुम्हारे पास 50% चांस हो कि तुम एक ट्रांसेंडेंट लेवल पावर हाउस बन सकते हो, लेकिन 50% चांस हो कि तुम मारे जाओगे, तो क्या तुम्हें डर लगेगा? तो सन की मास्टर की ये बात सुनकर लिनमुई पूरा का पूरा चौंक जाता है और उसका ध्यान मौत के बजाय सिर्फ ट्रांसेंडेंट लेवल पावर हाउस पर जाता है। तो मन में सवाल उठाते हुए कहता है, ट्रांसेंडेंट लेवल पावर हाउस? फिर थोड़ी देर सोच विचार करके लिनमुई मास्टर की कही गई बात को गले से नीचे उतारने की कोशिश करता है
और मन में कहता है, ट्रांसेंडेंट लेवल पावर हाउस, क्या ये तो मेरे दोनों मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर नहीं है? फिर लिन मोयू अपने दिल से निकला हुआ जवाब तैयार करते हुए मास्टर की ओर देखकर कहता है, शायद मुझे अभी भी डर तो लगेगा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को दांव पर रखकर लड़ूंगा जरूर। उसके बाद भी अगर मैं नाकामयाब रहता हूँ तो मैं शांति से अपनी मौत को स्वीकार कर लूंगा। तो लिन मोयू का जवाब सुनने के बाद मास्टर थोड़ी आंखें बंद करके लिन मोयू को आगे सवाल पूछते हुए कहते हैं, क्या होगा अगर तुम्हें 2 बार ऐसे जिंदगी और मौत के बीच फैसला करना पड़े तो? मास्टर की बात सुनकर इस बार लिन मोयू को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता और जवाब देते हुए उसी अंदाज में कहता है, मैं बिल्कुल यही निर्णय लूंगा। फिर लिन मोयू एक बार थोड़ा सर नीचे करके मन में इस मौके के बारे में सोचते हुए कहता है, हालांकि अभी मुझे पता तो नहीं है कि ये कहा जाने वाला ट्रांसेंडेंट लेवल पावर हाउस है कितना ताकतवर, लेकिन मुझे ताकतवर तो बनना ही होगा। तो वहाँ अपने सनकी मास्टर लिन मोयू का जवाब सुनकर खुश हो जाते हैं और हंसते हुए एक हाथ ऊपर करके कहते हैं, अच्छा है, बिल्कुल जैसा मैं पसंद करता हूँ। फिर आगे कहते हैं, अब जबकि तुम्हारी डिविनिटी का लेवल इतना हाई है तो अब मैं तुम्हें मेरा प्लान बताऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। इतना कहकर मास्टर एक पर्पल एनर्जी में भरी किसी चीज के बारे में बात करते हुए आगे कहते हैं, अलग अलग खून के प्यासे अजगर के मांस का असर बहुत अलग अलग होता है। एक अजगर के अंदर सबसे बेस्ट चीज उसका दिमाग होता है, जिसके बाद आता है उसका दिल और आखिर में उसके शरीर के दूसरे भाग। लेकिन ये काफी समय हो गया है जब आखिरी बार इंसान के हाथ अजगर का दिमाग लगा था, यहाँ तक कि अजगर के दिल का मांस भी पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर सनकी मास्टर वापस अपने सीरियस वाले लुक में आकर अपना हथियार ऊपर करते हैं और बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें ट्रांसेंडेंट लेवल पावर हाउस बनना है तो दूसरा जॉब चेंज शुरू होने से पहले एक बार फिर से अजगर का मांस वापस खाना। खून के प्यासे अजगर के मांस का इस्तेमाल करके अपनी एट्रीब्यूट्स जल्दी बढ़ाने की कोशिश करना, और उसी के साथ साथ जब तुम जॉब चेंज कर रहे हो तब अगर जॉब अपग्रेड करते वक्त तुम एक नया टैलेंट जगाते हो तो ये और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से तुम अपने भविष्य के लिए और भी ज्यादा मजबूत नींव रख पाओगे। फिर आगे कहते हैं, लेकिन इसी के साथ ही खतरा भी उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। पूरे 50% चांस है जिंदगी या मौत के, इसलिए आगे सब कुछ तुम्हारी किस्मत पर ही निर्भर करता है। तो ये सब सुनकर लिन मोयू बिना ज्यादा एक्सप्रेशन के शांति से एक हाथ अपने सीने पर रखता है और मास्टर को जवाब देते हुए कहता है, मास्टर, मुझे अपने आप में भरोसा है और मेरी किस्मत भी हमेशा से काफी हद तक अच्छी ही रही है। तो अब लिन मोयू से सभी बातें कंफर्म करने के बाद हंसते हुए मास्टर पीछे मुड़ते हैं और जवाब देते हुए लिन मोयू को कहते हैं, बहुत अच्छे, तुम यहीं पर इंतजार करो, मास्टर जाकर तुम्हारे लिए अजगर के दिल का मांस लेकर आएंगे। इतना कहकर अगले ही पल सनकी मास्टर हा हा करके हंसते हुए अपनी पर्पल एनर्जी एक्टिवेट करते हैं और तुरंत वहां से जाने लगते हैं। तो लिन मोयू उस फोर्स के आगे अपने आप को संभाल कर खड़ा रखने की कोशिश करता है। फिर तुरंत ऊपर मास्टर की ओर देखकर टेंशन वाले चेहरे में कहता है, ब्लड थर्स्टी पाइथन एक पौराणिक गॉड लेवल की प्रजाति है। अगर वो मास्टर की जितनी ताकतवर है फिर भी ये उनके लिए बहुत खतरनाक होना चाहिए, है कि नहीं? फिर दिल से मास्टर को कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। तभी वो पहले वाला मांस पूरा एब्जॉर्ब होने पर नीचे नोटिफिकेशन में दिखता है कि अपने भाई के स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन, एजिलिटी और स्पिरिट में सिर्फ 3 अंकों की नहीं बल्कि पूरे 4 अंकों की यानी 1800 पॉइंट्स की बढ़ोतरी होती है। फिर सीन चेंज होकर 7 दिनों बाद तक पहुंचता है जब एक ताकतवर पर्पल एनर्जी से भरा जीव पूरी ताकत के साथ नीचे उतरता है। तभी हमें दिखाई देता है कि ये अपने सन की मास्टर ही है जिनके हाथ में एक गोल्डन बक्सा मौजूद है, लेकिन इस बार उनके शरीर की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब दिखाई देती है, लेकिन उनके चेहरे का वो रौब अभी भी बिल्कुल वैसा ही बरकरार है। तो मास्टर अगले ही पल अपने हाथ में मौजूद बक्सा लिन मोयू की ओर फेंकते हैं और लिन मोयू तुरंत उसे पकड़ लेता है। फिर एक आंख से देख रहे मास्टर थोड़ा स्माइल वाला चेहरा करके समझाते हुए लिन मोयू को कहते हैं, पाइथन के दिल का मांस उसके अंदर मौजूद है, जिसे याद करके दूसरा जॉब चेंज शुरू होने से पहले खा लेना। लेकिन प्रक्रिया का सफर सुहाना तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तो बस मजे करना। फिर जैसे ही मास्टर एक हाथ ऊपर करके लिन मोयू को कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें वो सब सहन करते हुए देखने का मजा ले पाऊंगा या नहीं। तो ये सुनकर लिन मोयू सोच में पड़ जाता है। तभी अचानक वहां पर कुछ महसूस होता है।
तो अपने सनकी मास्टर की अब तक बंद आंख भी तुरंत चौंक कर खुल जाती है और मास्टर अपना सर पीछे ऊपर की ओर करके देखते हुए थोड़ी देर सोचते रहते हैं। फिर सवाल उठाते हुए कहते हैं, वे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर मास्टर पीछे मुड़कर क्या चल रहा है उसके बारे में पता लगाने के लिए कुछ महसूस करते रहते हैं, लेकिन लिन मोई को कुछ समझ नहीं आता। तो अपना बक्सा लेकर एक तरफ खड़ा खड़ा ऊपर आसमान की ओर देखता है और सवाल पूछते हुए कहता है, मास्टर क्या बात है? तो अपने सनकी मास्टर सारी बातों का पता लगाकर थोड़े स्माइल के साथ कहते हैं, एम्पायर से कुछ बूढ़े लोग मिरेकल पोशन बनाने के लिए अजगर का मांस लेने आए हैं, लेकिन इस बार उनकी किस्मत थोड़ी खराब है क्योंकि अभी उन बीस्ट का मूड बहुत गुस्से वाला हो गया है और वैसे भी उनका मिजाज इतना अच्छा नहीं होता। फिर तुरंत मास्टर एक हाथ ऊपर करके अपनी पर्पल एनर्जी लिन मोयू की ओर भेजते हैं तो बक्से के साथ लिन मोयू उड़ने लगता है और मास्टर कहते हैं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी लड़ाई का नजरिया बड़ा करने के लिए ले जाता हूँ। फिर जैसे ही मास्टर उड़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले लिन मोयू अपना कीमती अजगर का मांस वाला बक्सा अपने पर्पल स्टोरेज स्पेस में रख देता है। फिर जब मास्टर अपनी नॉर्मल स्पीड पर पहुंचते हैं तब लिन मोयू के लिए आगे देखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बड़ी मेहनत से एक हाथ आगे रख के छोटी आंखों के साथ देखते हुए मन में कहता है, तो ये है एक गॉड लेवल के पावर हाउस की स्पीड। तभी थोड़ी ही देर में दूर से आसमान में उड़ता हुआ एक जहाज दिखाई देता है और उस जहाज के ऊपर एक ही तरह के कपड़े पहने हुए कई सारे बूढ़े अंकल खड़े दिखाई देते हैं। तो उन सभी की ओर देखकर मास्टर न जाने क्यों लेकिन थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और दांत कस कर कहते हैं, वे सभी बूढ़े एम्पायर के ग्रैंड एल्डर हैं। तो मास्टर की बात सुनकर लिन मोई मास्टर की ओर देखने की कोशिश करता है और सवाल पूछते हुए कहता है, ग्रैंड एल्डर? क्या वे सभी भी गॉड लेवल के एक्सपर्ट हैं? तो लिन मोई का सवाल सुनकर सन के मास्टर सामने की ओर देखते हुए गाली देकर कहते हैं, गॉड लेवल मेरा, वे सभी फॉल्स गॉड है। लेकिन ये चीज लिन मोई के लिए नई होती है। तो मास्टर की ओर घूमकर सवाल उठाते हुए कहता है, नकली गॉड? तो मास्टर लिन मोई को समझाते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही, वे सभी लेवल 89 पर अटक कर रह गए तो लेवल 90 पर पहुंचने के लिए दवाइयों का सहारा लिया है। अब उनके भविष्य में आने वाले सभी चांस खत्म हो गए हैं और यहाँ तक कि वे अपनी स्किल भी नहीं जोड़ सकते। तो अगर वे सभी फॉल्स गॉड नहीं है तो क्या है? फिर आगे कहते हैं, नकली गॉड और गॉड लेवल पावर हाउस के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। वे दोनों ही लेवल 90 पर होते हैं, लेकिन एक असली गॉड लेवल एक्सपर्ट उन्हें आसानी से कुचल सकता है। यहाँ तक कि एक के सामने 10 भी आ जाए फिर भी कुचल सकता है। तभी मास्टर और लिन मोयू दोनों उस जहाज पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही उस जहाज में उतरने जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी ओर जाता है। तो उनको आता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद लोगों के चेहरे पर थोड़ी बहुत स्माइल दिखाई देती है और बीच वाले अंकल कहते हैं, हम लॉर्ड कुआंग शेन का स्वागत करते हैं। वैसे यहाँ पर नाम में जो शेन लगा हुआ है उसका मतलब ही गॉड होता है, बिल्कुल जैसे हम बाय शेन को गॉड बाय कहकर बुलाते हैं वैसे। वहाँ मास्टर जहाज पर नीचे उतरकर उन सभी लोगों की ओर आगे आते हुए हाथ हिलाकर जवाब देते हैं, कहते हैं, तुम लोग जो कुछ कर रहे हो वो करना जारी रखो, मैं सिर्फ यहाँ पर अपने डिसाइपल को लड़ाई का नज़ारा दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। तभी वहाँ पर किसी लड़की के आते हुए पैर दिखाई देते हैं और तुरंत वहाँ पर एक चमकती हुई येलो बालों वाली सुंदर सी लड़की दिखाई देती है जिसका नाम डोंग फेंगियाओ है, शेंशिया एम्पायर की राजकुमारी, डोंग फेंगी की सबसे छोटी बेटी। वो आकर पूरे रीति रिवाज वाले अदब के साथ नमस्ते करते हुए कहती है, याओ याओ लॉर्ड कुआंग शेन को नमस्ते करती है। फिर अपने सन की मास्टर के बारे में बताते हुए आगे कहती है, मेरे पिताजी हमेशा आपके महान नाम के बारे में बताते रहते हैं। तो उस राजकुमारी की बात सुनकर अपने सन की मास्टर सामने अपनी तरह का जवाब देते हुए कहते हैं, मेरे बारे में बताने लायक आखिरकार है ही क्या? क्या उसने ये बताया कि कैसे सालों पहले मैंने उसे डांटा था और तब तक पिटाई की थी जब तक वो रो रो कर अपने मम्मी पापा का नाम नहीं लेने लगा? तो ये बात सुनकर वो राजकुमारी भी टेंशन में आ जाती है और पसीने के साथ हाथ हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं लॉर्ड, पिताजी हमेशा ये कहते हैं कि आप हमारे एम्पायर का पिलर हो। मास्टर फिर सभी की ओर उंगली करके सवाल पूछते हुए कहते हैं, क्या तुम सभी यहाँ पर खून के प्यासे अजगर का मांस लेने के लिए आए हो? तो ये बात सुनकर सामने से सभी माफ़ी मांगने लगते हैं, कहते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन मास्टर उन सभी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और आंखें बंद करके हाथ हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है, अपना काम जारी रखो, हमारी तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उस राजकुमारी का ध्यान अपने भाई की ओर जाता है तो थोड़ी सवालों से भरी मन में कहती है,
ये लड़का लगभग मेरी उम्र जितना ही दिखाई देता है, लेकिन उसे कुआंग शेन ने डिसाइपल के तौर पर अपना लिया। फिर चुपचाप खड़े लिन मोई को देखकर सवाल पूछती हुई डाउट के साथ कहती है, क्या उसके टैलेंट सचमुच इतने अच्छे हैं? तभी थोड़ी ही देर में उस जहाज के आगे से कई सारी पर्पल एनर्जी का बहाव आता है और पूरा का पूरा जहाज हिल जाता है। तो उस एनर्जी को देखकर अपने सनकी मास्टर सभी लोगों को इत्तला करते हुए कहते हैं, संभल कर, ब्लड थर्स्टी पाइथन आ गया है। वहां पर उस जहाज के आगे एक बहुत बड़ा सांप की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर मौजूद है, जिसके ड्रैगन की तरह पंजे भी है। तो अगले ही पल अपने मास्टर ना जाने उस मॉन्स्टर को या जहाज में मौजूद सभी लोगों को अपने यहाँ होने की वजह बताते हुए कहते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर लड़ाई देखने के लिए ही आए हैं। तो अब उस खतरनाक स्माइल के साथ चमकते हुए पाइथन के आगे मौजूद जहाज चारों ओर से प्रोटेक्शन वाली येलो लाइट के साथ जलने लगता है और अगले ही पल उसके सामने से 4 लाइट की बीम बाहर निकलकर उस अजगर के गले पर पड़ती है। तो उसकी वजह से वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, क्योंकि नजदीक से दिखाई देता है कि वो बीम किसी लेजर से कम नहीं है, जो उस अजगर के अंदर छेद करने की कोशिश करती है। तो अब 4 बड़े बड़े छेद में से खून निकलता हुआ अजगर बहुत गुस्सा हो जाता है और फुल स्पीड में अपनी पूंछ हिलाने लगता है, जो घूमती हुई जाकर सामने मौजूद जहाज पर लगे हुए प्रोटेक्शन से टकराती है। तो सिर्फ उस हमले की हवा ही जहाज में इतनी ताकत से बहती है कि लिन मोयू को उससे अपने आप को बचाने के लिए 2-2 हाथ आगे करके खड़ा रहना पड़ता है और मन में कहता है, क्या ये है एक गॉड लेवल मॉन्स्टर की ताकत? यहाँ तक कि मेरी आंखें उसके हमले के आने की दिशा तक को भी नहीं देख पा रही। वो अजगर अपनी पूंछ से लगातार एक के बाद एक इतने वार करता है कि कुछ ही देर में उस जहाज पर मौजूद शील्ड में क्रैक पड़ने लगते हैं। तो जैसे ही बैरियर कमजोर होने लगता है तो तुरंत वहां पर मौजूद सभी नकली गॉड में से एक आगे आता है और जहाज पर हाथ रखकर अपनी आग जैसी एनर्जी एक्टिवेट करके कहता है, मैं अभी बैरियर को ठीक कर देता हूँ। फिर जैसे ही वो बैरियर ठीक होना शुरू होता है कि तभी जहाज पर से एक लंबी जलती हुई तलवार बाहर निकलकर ऊपर की ओर जाती है, जो तलवार सीधी जाकर उस पाइथन के चेहरे के आगे जाकर ही रुकती है। तो उस पाइथन का ध्यान भी उस तलवार की ओर जाता है, लेकिन अगले ही पल वो तलवार सीधा वार करने के बजाय ऊपर आसमान में से बहुत सारी बिजली सीधा उस पाइथन के ऊपर गिराती है। तो उसकी वजह से वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। फिर अगले ही पल पाइथन भी सामने वार करने के लिए वो भी अपने आगे बिजली जैसा गोला तैयार करता है, लेकिन वो जहाज के बैरियर से टकरा कर रुक जाता है। लेकिन उसके फोर्स से जहाज थोड़ा नीचे पुश होता हुआ दिखाई देता है। तो अब उस जहाज पर मौजूद चारों नकली गॉड जहाज पर रहकर हमला करने के बजाय तुरंत वहां से उड़कर ऊपर की ओर जाने लगते हैं। वे चारों फॉल्स गॉड ऊपर उस अजगर के मुंह के आगे पहुंचकर अपनी अपनी एनर्जी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उन सबको इस तरह से लड़ता हुआ देखकर लिन मोयू गौर से उनको ऑब्जर्व करता रहता है और मन में कहता है, तो मतलब ऐसे लड़ते हैं टॉप लेवल के प्रोफेशनल। लेकिन लिन मोयू का वो चेहरा देखकर अपने सन की मास्टर समझ जाते हैं कि लिन मोयू क्या सोच रहा होगा। तो तुरंत सामने से कहते हैं, सिर्फ लड़ाई के मजे लो, सीरियसली मत ले लेना। एक असली गॉड लेवल की लड़ाई इस तरह से बिल्कुल नहीं लड़ी जाती। फिर मास्टर दोनों हाथ क्रॉस करके आगे डिटेल में बताते हुए कहते हैं, गॉड लेवल प्रोफेशनल इसीलिए गॉड लेवल प्रोफेशनल होते हैं क्योंकि उन्हें किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं होती और ना ही उन्हें उनकी लड़ाई की पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए किसी के साथ टीम बनाने की ज़रूरत होती है। फिर मास्टर लिन मोयू को आगे समझाना छोड़ देते हैं और कहते हैं, तुम्हें अभी ये सब समझने के लिए समय लगेगा, लेकिन जब समय आएगा तब वो बाई युआन तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। तो अपने सन की मास्टर की बात सुनकर लिन मोयू थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और मन में कहता है, बिल्कुल सही, जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक मास्टर बाइशन हमेशा अकेले ही हो वैसा मालूम पड़ता है और कभी भी किसी के साथ पार्टी बनाई हो वैसा ध्यान में नहीं आता। वहाँ पर लड़ाई में चारों फॉल्स गॉड एक साथ अपनी पूरी ताकत लगाकर अलग अलग तरह के हमले उस पाइथन की ओर भेजते हैं। तो जैसे ही वे सभी हमले जाकर उस पाइथन से टकराते हैं तो उसके फोर्स की वजह से पाइथन अपना संतुलन खोकर पीछे की ओर गिरने लगता है, जिससे उसकी पूंछ आगे की ओर आ जाती है। तो ये नज़ारा देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग एक साथ अपनी येलो एनर्जी इकट्ठा करते हुए खुशी से कहते हैं, एक अच्छा मौका। तो इसी के साथ उस जहाज के ऊपर सभी की घूमती हुई एनर्जी मिलकर एक बहुत बड़ी और धारदार तलवार तैयार कर देती है। फिर जैसे ही वे लोग उस तलवार से उस पाइथन की पूंछ पर हमला करते हैं तो उसकी पूंछ कटकर अलग हो जाती है
तभी देखने को मिलता है कि उस कटी हुई पूंछ में से लगातार कुछ बाहर निकलता जा रहा है। तो उसकी ओर देखकर मास्टर लिन मोयू को कहते हैं, जिस पल खून के प्यासे अजगर के मुख्य शरीर से कोई भी मांस अलग होता है कि तुरंत वो उसमें मौजूद सारी गंदगी बाहर निकालना शुरू कर देता है और आखिर में सिर्फ जरूरी चीजें ही बाकी बचती है। फिर कहते हैं, हालांकि पूंछ का मांस सबसे कम क्वालिटी का होता है और उसका असर भी काफी आम ही होता है, लेकिन ये 5 लोगों को खिलाने के लिए काफी है। वहाँ उस अजगर की पूंछ कटने की वजह से पूरा अजगर दर्द के मारे कांपने लगता है। तो अजगर की ऐसी हालत देखकर लिन मोयू मास्टर को पूछता है, ऐसा लगता है कि उनके पास इस खून के प्यासे अजगर को मारने का चांस है? तो सामने मास्टर जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं, ऊपर से अगर वे जल्दी से जल्दी यहाँ से बचकर बाहर नहीं निकल पाए तो शायद अपनी जान भी यहाँ पर गंवा देंगे। फिर हंसते हंसते कहते हैं, जब तक वे मेरे पास आकर मदद की भीख नहीं मांग लेते। हा 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 हा। वहाँ जहाज पर दिखाई देता है कि सभी लोग उस बड़ी सी पूंछ को लेने के बाद तुरंत वहां से भागने के लिए यहाँ वहाँ होते हुए ऑर्डर दे रहे हैं। एक कहता है, जल्दी 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 करो, तो दूसरा कहता है, चलो जल्दी यहाँ से निकलो। लेकिन ये माहौल देखकर उस राजकुमारी को भी लिन मोयू की तरह ही सवाल उठता है। तो मन में कहती है, क्या परिस्थिति हमारे पक्ष में नहीं है? ऐसा तो मालूम नहीं लगता कि इस खून के प्यासे अजगर को मारना मुश्किल हो, तो फिर वे सभी इस तरह से जल्दी करके भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तभी वहाँ उस अजगर की ओर दिखाई देता है कि वो अब उस दर्द की वजह से सर ऊपर करके खून से भरा जोर जोर से चिल्लाने लगा है। जो माहौल दूर से देखने पर पता चलता है कि वो अजगर अपना लाल खून से भरा ऑरा इतनी मजबूती से बाहर निकालता है कि उसकी वजह से हर तरफ बहुत बड़ी फोर्स क्रिएट होने लगती है। तो उस फोर्स की वजह से वहाँ जहाज पर मौजूद लोगों में और भी ज्यादा दहशत फैल जाती है। एक अंकल भागते हुए कहते हैं, जल्दी और तेज भगाओ। तो दूसरे अंकल जो जहाज को चला रहे हैं वे कहते हैं, ये ऑलरेडी सबसे तेज स्पीड है। वहाँ दिखाई देता है कि उस खून के प्यासे अजगर के खून से भरे ऑरा के बीच वे सभी फॉल्स गॉड अपना जहाज गोल्डन एनर्जी में वहाँ से फुल स्पीड के साथ बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी वह जहाज पर मौजूद अपने सनकी मास्टर स्माइल के साथ लिन मोयू को कहते हैं, खेल अब शुरू हो गया है। फिर पूछते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि वे लोग यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो पाएंगे? तो ये सुनकर लिन मोयू स्माइल के साथ मास्टर की ओर देखने लगता है। तभी अचानक उस भाग रहे जहाज के बीच में किसी चीज के आने से वो जहाज उससे टकरा कर रुक जाता है और उसकी शील्ड भी आड़ी टेढ़ी होने लगती है। तभी वहाँ जहाज पर मौजूद लिन मोयू को हवा में इतना मजबूत खून का ऑरा महसूस होता है कि पसीने के साथ चौंक कर मन में कहता है, ये तो खून की स्मेल। फिर कहता है, अचानक मुझे कुछ खाने जैसा महसूस क्यों हो रहा है? तभी वहां पर दिखाई देता है कि वो जहाज उसी अजगर से टकरा गया है, जिसकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये लेवल 96 गॉड ईटिंग ब्लड पाइथन है। वो अजगर अब उस जहाज को उसके लोगों के साथ येलो शील्ड के साथ पकड़कर कुचलने लगता है। तो अचानक इस तरह से हालत बदलते हुए देखकर वो राजकुमारी बहुत टेंशन में आ जाती है और पसीने के साथ सवाल उठाती हुई कहती है, वो चीज क्या है? लेकिन वहाँ जहाज चला रहे अंकल नीचे बैठे बैठे गुस्से में दांत कसकर कहते हैं, वो इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुंच गया? तो दूसरे अंकल तुरंत पीछे मुड़कर जाते हुए कहते हैं, सब कुछ खत्म हो गया, जल्दी करो, कुआंग चैन से मदद मांगो। तो उन सभी को नाकामयाब जाता हुआ देखकर अपने सन के मास्टर खुशी के मारे जोर जोर से हंसने लगते हैं और लिन मोयू को कहते हैं, हाहा, मैंने तुम्हें कहा था कि नहीं, वे लोग यहाँ से नहीं भाग पाएंगे। फिर सभी को कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था खून के प्यासे अजगर का मांस पाना इतना आसान है? फिर अपने सन की मास्टर तलवार निकालकर एनर्जी के साथ तैयार होते हुए कहते हैं, चलो छोड़ो, हम सभी आखिरकार शेंशिया एम्पायर से ही है। इस बात को देखते हुए उन लोगों की मदद कर देता हूँ। इतना कहकर तुरंत अपने मास्टर अपनी पर्पल एनर्जी के साथ जहाज पर से ऊपर आसमान की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जिन्हें लिन मोयू नीचे खड़ा खड़ा देखता रहता है। तो अब जैसे ही अपने सन की मास्टर ऊपर आसमान में पहुंच जाते हैं तो तुरंत सीरियस होकर जलती हुई आंखों के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर वहां पर दिखाई देता है सिर्फ एक लंबा पर्पल ऑरा से भरा हुआ एनर्जी का हमला। तो उस हमले की ओर देखकर वहां जहाज पर मौजूद सभी अंकल बहुत खुश हो जाते हैं। उनमें से एक कहते हैं, हम बच गए, कुआंग चैन ने मामला अपने हाथ में ले लिया है, हम बच गए। तो दूसरे कहते हैं, अब सब कुछ सही हो जाना चाहिए।
तभी जाकर हमें दिखाई देता है कि आसमान में जो अजगर जहाज को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा था, उस अजगर के हाथ पर अपने मास्टर का हमला जाकर लगता है, जिसकी वजह से उस अजगर की जहाज पर से पकड़ ढीली हो जाती है और जहाज आज़ाद हो जाता है। तो अब अगले ही पल जहाज पर मौजूद लोग जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं और तुरंत वहां से 9-2-11 होने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन उन सभी की ओर देखकर वो अजगर अपना हमला करने के लिए कई सारी बिजली इकट्ठा करता है और उस अजगर की इकट्ठा की हुई सारी की सारी बिजली जाकर सामने मौजूद अपने सन की मास्टर के ऊपर गिर पड़ती है। लेकिन दिखाई देता है कि इससे अपने सन की मास्टर को कोई ज्यादा चोट नहीं आई और ऊपर से स्माइल के साथ अजगर की ओर देख रहे मास्टर अपने आप पर अलग अलग तरह के बफ लगाने लगते हैं। फिर जैसे ही सारे बफ लग जाते हैं तो अगले ही पल मास्टर अपना हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं और तलवार इतनी जोर से घुमाते हैं कि तलवार भी नहीं दिखाई देती और सिर्फ कुछ ही पल में सन की मास्टर इतनी बार तलवार घुमाते हैं जिसकी वजह से निकला हुआ ऑरा इतना सारा होता है कि उसे उंगलियों पर गिनना तक मुश्किल पड़ जाए। और फिर एक के पीछे एक सभी बार पाइथन पर पड़ते हैं तो सामने हमला करने के लिए जाने की कोशिश कर रहा पाइथन बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाता और ऊपर से उसका पूरा शरीर घाव से भर जाता है। फिर जैसे ही वो हमला खत्म होता है तो अब गुस्से से भरा हुआ अजगर अपना हमला करने के लिए हर तरफ से बिजली अपनी ओर खींचने लगता है और फिर एक साथ सभी बिजली के झटके सामने मौजूद मास्टर पर वार करते हुए फेंकता है। तो सामने मौजूद मास्टर उस हमले से अपने आप को बचाने की कोशिश करने के बजाय वहीं पर खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो हमला मास्टर तक पहुंचने ही वाला होता है कि अपने सन की मास्टर वापस पहले वाला कई सारे वार से भरा हुआ हमला करते हैं। तो इस तरह से मास्टर को लगातार बिना रुके हमला करता हुआ देखकर लिन मोयू बहुत चौंक जाता है और कहता है, तो मतलब एक गॉड लेवल प्रोफेशनल ऐसे लड़ाई करता है। फिर कहता है, स्किल के कूलडाउन को भी नज़रअंदाज करके, जो चाहे वो स्किल का इस्तेमाल करके, और यहाँ तक कि वे जो भी स्किल का इस्तेमाल करते हैं वो एक फॉरबिडन स्पेल के जितने ताकतवर होती है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब आगे देखना ये है कि अपने सन की मास्टर इस अजगर को हराने में कितना समय लगाएंगे। उसके बाद अब लिन मोयू का यहाँ का काम सारा खत्म हो गया हो वैसा मालूम पड़ता है। तो जैसे ही लिन मोयू यहाँ से वापस अपने गॉड बाय के पास जाएगा तब वहाँ उसके लेवल अप और दूसरे जॉब चेंज के लिए गॉड बाय ने क्या क्या तैयारी करके रखी होगी। उसके अलावा जब लिन मोयू दूसरे जॉब चेंज के लिए जाएगा तब सन की मास्टर का दिया हुआ रिस्क लेकर लिन मोयू को फायदा होगा या नुकसान। फिर जॉब चेंज के बीच में और कौन कौन सी अड़चन आएगी, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे और किस तरह की नई स्किल या नए इनाम इस दूसरे जॉब चेंज में हमें देखने को मिलेंगे, वो सब हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन तब तक के लिए बाय।